बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस और मैं आपको पढ़ाऊँगी हिस्ट्री। आज हमारा हिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 जो है वो डिस्कस हो रहा है। लेक्चर नंबर 2 है मुस्लिम इन साउथ एशिया और टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ इन्वेजन। ओके, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाउ कम टू द टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज जो लास्ट हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने जो है वो काजीज़ ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध पढ़ा था कि अरब जो थे उन्होंने सिंध को फ़तह क्यों किया था, उन्होंने सिंध पे अटैक क्यों किया था, उन्हें ऐसे क्या जो यहाँ के रूलर थे उनके साथ अरब कंट्री के रूलर के ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से उनको यहाँ पे अटैक करना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको काजीज़ बताई थी, टू मेन काजीज़ जो है वो मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों अरब यहाँ पे आए थे और क्यों उन्होंने सिंध को फ़तह किया था। एक मैंने आपको जो मकरान के गवर्नर का मर्डर था उसके हवाले से बात की थी कि उसका जो कातिल था उसको जो राजा दायर जो यहाँ का सिंध का रूलर था उसने उसको क्या किया हुआ था, पनाह दी हुई थी। और सेकंड जो रीज़न थी वो ये थी कि हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ गिफ्ट्स और ट्रेड का सामान आ रहा था, जिसको क्या किया कि सिंध के एरिया में जो कि दिबाल जो कि बंदरगाह थी सिंध की, उस टाइम बहुत पॉपुलर बंदरगाह थी, उस मकाम पे क्या किया था कि उसके पूरे काफ़िले को लूट लिया था और लोगों को क्या कर दिया था, कैदी बना दिया गया था। तो इस वजह से हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो राजा दायर से जो है नाराज़ हुआ था और उस नाराज़गी का इज़हार उसने अपने मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू यहाँ पे अपने फोर्सेस भेज के इसका मुकाबला किया राजा दायर को, फिर राजा दायर को शिकस्त दी और फिर यहाँ पे इन्होंने अपना जो है वो एक इस्लामिक सल्तनत की बुनियाद जो है वो बाकायदा से सिंध के अंदर जो है वो रखी। ये काजीज़ थी जो बड़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज जो हमने बताना है कि ठीक है, इन वजूहात की बिना पे अरब ने यहाँ पे अटैक किया, फिर यहाँ पे फ़तह किया सिंध को, देन मुल्तान को फ़तह किया, तो उसके इफ़ेक्ट क्या हुए? क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हुए लोगों के ऊपर या क्या लोगों के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हुए? क्या अरब के आने पे यहाँ पे लोग खुश हुए या लोग नाराज़ हुए? ये तमाम चीज़ें हमने पढ़नी है कि यहाँ के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करें सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो सब कॉन्टिनेंट पे जब ब्रिटिश आया यहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया, तो यहाँ के लोग जो हैं वो ब्रिटिश हुकूमत से जो है वो बहुत नाखुश थे, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, वो नाराज़ थे कि यहाँ पे अंग्रेज़ क्यों आए और हमारे एरिया को कैप्चर कर लिया। तो क्या जब अरब ने सिंध को फ़तह किया और मुल्तान को फ़तह किया तो वहाँ के लोगों का भी यही, चूँकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो उन लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या असरात पड़े, पॉजिटिव पड़े या नेगेटिव, लोग खुश हुए या ना खुश, ये चीज़ जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए, क्या क्या अरब ने यहाँ पे आके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स छोड़े, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने आज डिस्कस करनी है। ओके, तो अब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध पे चले जाएंगे। तो इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ कि जब यहाँ पे डेफिनेटली मुस्लिम से पहले यहाँ पे हिंदू रूलर था जो कि आपको पता है राजा दायर उसका नाम था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तमाम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था वो हिंदुइज़म के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अब हिंदुइज़म में जो उनका एक तबका है ब्राह्मण, ठीक है, जो सबसे सुपीरियर क्लास है उनकी, और जो कि अमीर लोग होते हैं, सही है, उन्हीं के पास सारा कंट्रोल जो होता है, मजहबी कंट्रोल या फाइनेंशियल कंट्रोल जो भी स्टेट का होता है वो उनके अंदर होता है। तो वो तबका तो हिंदुइज़म में सही इंजॉय करता है। ठीक है, वो हर किस्म की जो सोशल लाइफ है उसको इंजॉय करता है, क्योंकि उसको हर किस्म का फैसिलिटेट किया जाता है, उसको हर किस्म की सहूलत मिलती है, हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है, तो वो लोग तो खुश होते हैं हिंदुइज़म से। अब जब बाकी जो लोएस्ट क्लास है जैसे कि शूद्र, ठीक है, मैंने आपको 4 क्लासेस बताई है ना कि हिंदुइज़म की जो है 4 क्लासेस हैं। सबसे पहली जो है वो ब्राह्मण है जो कि सबसे सुपीरियर क्लास है। सेकंड वन इज़ कौन सी है, कश्तरी,
एंड काश्तरी भी कुछ लोग बोलते हैं और कश्तरी का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। तो कुछ बुक्स पे आपको काश्तरी का लफ्ज़ मिलेगा, कुछ पे कश्तरी का लफ्ज़ मिलेगा, तो जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। द थर्ड वन इज़ वेश, ठीक है, वेश होते हैं। और फोर्थ वन आपका क्या होता है, शूद्र तबका होता है, सही है। अब इसमें जो शूद्र है उसको तो सबसे लोएस्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उनको क्या किया जाता है, उनको तो शहर के अंदर रहने की भी इजाज़त नहीं होती। मैंने आपको शूद्र के लिए क्लास के खैर जो इन क्लासेस में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ तो मैं ये बताती होती हूँ इंसिडेंट, लेकिन खैर हिंदुज़म जैसे जैसे बार बार रिवाइवल आया तो उसमें चेंजिंग आती गई। लेकिन मैं जब हिंदुज़म का बहुत पुराना टाइम पीरियड बता रही हूँ, बहुत एंशिएंट टाइम पीरियड बता रही हूँ कि जब आर्यन के बाद इसमें थोड़ी मॉडिफाइड हो गई, जब ये हिंदुज़म में कन्वर्ट हो गया मज़हब, तो उस टाइम जो इनकी सबसे लोएस्ट क्लास होती थी शूद्र, उसके साथ ये इस तरह का सलूक करते कि वो जब आते होते थे तो या तो वो बैंड बाजा बजाते रहते थे कि ताकि ब्राह्मण्स को पता चल जाए कि शूद्र जो है वो उनके इलाके में जो है वो सफाई करने के लिए इंटर हो चुका है। तो उसमें क्या करते होते थे, ब्राह्मण बिल्कुल खामोश हो जाते थे। अब मैं उनके खामोश होने की बात बताऊंगी कि वो क्या है। एक तो वो बैंड बाजा बजाते आते होते थे ताकि ब्राह्मण अलर्ट हो जाए, ठीक है। सेकंड उनका ये होता था कि वो एक आवाज़ लगाते होते थे, अटो बच्चों अटो बच्चों अटो बच्चों। जब भी आप इंटर होते थे ना मतलब ब्राह्मण्स के एरिया में सफाई वगैरह के लिए मैक्सिमम वो सफाई वगैरह ही करते होते थे। तो उनकी गलियों की, स्ट्रीट्स की, उनके जो जहाँ पे वो रहते होते थे उन सोसाइटीज़ वगैरह की, जब वो सफाई करते थे तो वो या तो आवाज़ लगाते थे हटो बच्चों। अब वो बैंड क्यों बजाते थे या हटो बच्चों क्यों कहते थे, अब ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। वो इसलिए कहते थे कि ऐसा ना हो कि कोई ब्राह्मण बोल रहा हो और उस ब्राह्मण की आवाज़ जो है वो किसी शूद्र के कान तक चली जाए, मतलब वो उसकी आवाज़ सुन ले। अगर उनका वो इस कदर एक्सट्रीमिस्ट होते थे, कुछ इनके हिंदुज़म में ब्राह्मण जो तबका वो इस कदर एक्सट्रीमिस्ट होते थे ज़ात के मामले में कि वो ये सोचते थे कि अगर ब्राह्मण को शूद्र ने सुन लिया तो ब्राह्मण की जो आवाज़ है वो नापाक हो जाएगी। और फिर उसको पाक करने के लिए क्या किया जाता था, फिर उसको पाक करने के लिए जो लोहे की सलाई सी पतली पतली सी ऐसे होती थी लोहे की चीज़ें, उनको क्या कहते हैं सलाई सी होती थी, उसको क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था। सीसा जिसे बोलते, शीशे को गर्म किया जाता था और उस शीशे को क्या किया जाता था, जो शूद्र है उसके कान में दिया जाता था। और वो कहते थे कि इस तरह से जो है उसको जलाया जाता था, उसके कान को जलाया जाता था, उस गर्म शीशे से उसके कान को जो है वो जलाया जाता था। और वो कहते थे कि इस तरह से जो ब्राह्मण की जो है आवाज़ क्या होगी, पाक होगी। तो मतलब जो हिंदुज़म में जो ब्राह्मण तबका था वो अपनी ज़ात के मामले में, मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम भी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो समुंदर पार नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने ज़ात के मामले में इतने एक्सट्रीमिस्ट ब्राह्मण होते थे कि वो ये कहते थे कि अगर हम समुंदर पार चले गए, मतलब पानी को क्रॉस करके चले गए, वो पानी की भी पूजा करते थे। मैंने आपको बताया कि जो ब्राह्मण जो हिंदुज़म में हर वो चीज़ जिसको वो यूनिक समझते हैं, हर वो चीज़ जिससे वो डरते हैं, हर वो चीज़ जो उनको फ़ायदा देती है, ठीक है, ये इन तमाम चीज़ों से वो क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जैसे वो आग की भी पूजा करते हैं, पानी की भी पूजा करते हैं, ठीक है, आग और पानी से वो डरते हैं, इस वजह से उसकी पूजा करते हैं। चांद सितारों को वो यूनिक समझते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। बाकी उन्होंने इसीलिए तो उनके सैकड़ों की तादाद में खुदा होते हैं, ठीक है, दरख्त उनको फ़ायदा देते हैं इसलिए उनकी पूजा करते हैं, गाय उनको फ़ायदा देती है इसलिए उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो उनको यूनिक लगे, जो उनको फ़ायदा दे, ठीक है, जिससे वो डरते हों, उन तमाम चीज़ों की वो क्या करते हैं, ब्राह्मण्स क्या करते हैं, ब्राह्मण क्या हिंदुज़म मानने वाले लोग जो हैं उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और मैं ब्राह्मण्स का बता रही थी कि ये इस तरह एक्सट्रीमिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शूद्र के साथ जिस तरह का सलूक उनका था, ठीक है। बाद में रिवाइवल आते गए, रिवाइवल हिंदुज़म को मतलब लेट डाउन करने के लिए फिर बुद्धिज़्म आया, बुद्धिज़्म के अलावा जैनिज़्म आया। तो उस टाइम जो इसकी फ्लोरिश टाइम था हिंदुज़म का, वो डाउनफॉल काफ़ी दफ़ा बीच में हुआ है, ठीक है, डिफरेंट, जैसे अशोक के आने से, बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध के आने की वजह से,
तो जब बुद्धिज़्म को बहुत फ्लोरिश टाइम मिला, अशोक के टाइम पे जब बुद्धिज़्म को बहुत फ्लोरिश टाइम मिला, तो उस टाइम पीरियड पे हिंदुइज़्म का डाउनफॉल आया। लेकिन डाउनफॉल के बाद जब न्यू हिंदुइज़्म की एक दोबारा से फ्लोरिश होता था और एक न्यू डेवलपमेंट का उसका दोबारा से टाइम आता था, तो फिर हिंदुइज़्म में कुछ चेंजिंग्स आती रहती थी। उसमें थोड़ा सा उसको जो है फ्लेक्सिबल बनाया गया, उनकी ज़ात में कुछ चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दिया। फिर जो इतने एक्सट्रीमिस्ट होते थे उन चीज़ों को थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। तो अब तो काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका रिवाइवल हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको अभी भी फॉलो किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में जो है चेंजिंग्स आ चुकी हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें थी जो थोड़ा मैंने आपको अभी मैं बता रही हूँ कि हिंदुइज़्म में जो उनकी लोएस्ट तबका था उसके साथ इस तरह का सलूक होता था। अब समझ आई। अब मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद मैंने ये बैकग्राउंड हिस्ट्री क्यों आपको बताई, उस बैकग्राउंड हिस्ट्री को मैं अब अटैच करूँगी किसके साथ, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध बाय अरब। ठीक है, कि जो अरब ने इधर सिंध को फतह किया और उस फतह करने के बाद अरब ने जो यहाँ पे अपनी सल्तनत कायम की, उस सल्तनत को कायम करने के बाद क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं यहाँ के लोगों पे पड़े। ओके, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे हिंदू रूल था। हिंदू रूल अब ख़त्म हो गया, उसको शिकस्त हो गई। किसने शिकस्त दिया? मोहम्मद बिन कासिम ने दिया, जो कि अरब था, मुस्लिम था। अब अरब मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम था तो डेफिनेटली अब रूलर कौन बना? मोहम्मद बिन कासिम। और यहाँ पे कौन सी रूलिंग क्लास आ गई? इस्लामिक रूलिंग क्लास। इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत अब हुकूमत होनी थी। तो इस्लाम क्या, इस्लाम के एम पिलर क्या हैं? इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, इक्वालिटी एंड जस्टिस हमारा पूरा इस्लाम जो है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, इबादत अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा सोशल सिस्टम जो है वो किसके अकॉर्डिंग जो है वो घूमता है? इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, तो इक्वालिटी एंड जस्टिस क्या है? बराबरी और इंसाफ। ठीक है, अब इस्लामिक रूल जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ तो उसने सोसाइटी में रहने वाले तमाम इंसान, चाहे वो लोएस्ट था चाहे वो अपर क्लास था, इस्लाम में कोई लोएस्ट नहीं होता, कोई अपर क्लास नहीं होता। इस्लाम में तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इक्वल होते हैं। जो भी एक सिटी के अंदर जो रहता है, तमाम सिटीज़न जो होते हैं वो इस्लाम में उनको इक्वल राइट्स देने का हुक्म दिया गया है। किसी को ज़्यादा या किसी को कम देने का हुक्म नहीं दिया गया। अब जब मोहम्मद बिन कासिम चूँकि मुस्लिम रूलर था और उसने जब यहाँ पर रूलिंग करना शुरू कर दी तो उसने इक्वालिटी और जस्टिस को अपनी जो है हुकूमत की जो है बुनियाद पे रखी। अपनी हुकूमत जो है इक्वालिटी और जस्टिस की बुनियाद पे रखी, लोगों के साथ इक्वालिटी की बेस पे सलूक करना शुरू कर दिया। तो जहाँ वो वहाँ पे एक जो तबका था, वहाँ पे जो एक तबका था शूद्र, जब उसके साथ उसने इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया इक्वालिटी और जस्टिस की बेस पे, तो वो तो मोहम्मद बिन कासिम की पूजा करना शुरू हो गए। ठीक है, फिर वहाँ से मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो मूव करके, अब मुसलमानों के लिए ट्रेड करना हिंदुस्तान में बहुत आसान हो गया था, क्योंकि जो ट्रेड हब्स थी, जो जगह स्पेशली मुल्तान और ये लाइक सिंध, वहाँ पे तो मुसलमान थे, तो अब वो आसानी से ट्रेडर यहाँ पे आ सकते थे। बलूचिस्तान के थ्रू भी काफ़ी ट्रेडर आए और वो बाकायदा यहाँ पे आए, यहाँ के लोगों को इस्लाम की तबलीग की, और जो लोग हैं वो मुसलमान आना शुरू हो गए। और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोहम्मद बिन कासिम के होने पर खुश हुए। ये आप कुछ पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि इस्लाम मुस्लिम जो मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने यहाँ पे क्या असरात छोड़े। पहले तो सबसे पहले पीपल ऑफ सिंध वेलकम्ड मोहम्मद बिन कासिम, कि जो सिंध के लोग थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को खुशामदीद कहा। क्यों खुशामदीद कहा? क्योंकि वहाँ पे जो लोएस्ट तबका था उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने उनको मतलब इक्वल जब दर्जा दिया, उनको इंसाफ दिया, तो वो लोग मोहम्मद बिन कासिम से बहुत खुश हुए और वो जोग दर्जा जो है वो क्या होना शुरू हो गए? मुसलमान होना शुरू हो गए। और वो मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो बहुत ज़्यादा उससे खुश हुए, और उसका उनके खुश होने की वजह से मुल्तान के लोगों ने जो है वो
अरब जो मोहम्मद बिन कासिम है उनको इनवाइट किया कि वो यहाँ पे आए। यहाँ मुल्तान में उस टाइम जो मोहम्मद राजा दाहिर का कज़न जो था वो रूलर था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप आओ, हम वहाँ के लोगों ने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे और यहाँ के जो रूलर है उसको शिकस्त दे के मुल्तान को। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम जब मुल्तान आए, फिर उन मुल्तान के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जो है उसको कैप्चर किया, वहाँ के रूलर को शिकस्त दी। अब इस्लामिक सल्तनत प्रैक्टिकली जो है वो सिंध पे भी और मुल्तान पे भी कायम हो गई, ठीक है। तो उसमें फिर लोगों ने जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को लो कास्ट इम्ब्रेस्ड इस्लाम। अब लोएस्ट क्लास जो थी, जो कि शूदर थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था, उनको गैर इंसानी सलूक किया जाता था, ठीक है। हिंदू उनके साथ बहुत मैलट्रीट करते थे। जब वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते थे तो जब मुस्लिम्स आए तो उन्होंने उनको इक्वल दर्जा देना शुरू कर दिया, उनको इंसाफ देना शुरू कर दिया। तो उनको सोसाइटी में मतलब एक आइडेंटिटी दी, उनको एक शनाख्त दी। तो वो लोग जो हैं मुस्लिम्स रूलर से बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो उन्होंने क्या किया, इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। ओपन मैनी स्कूल्स एंड मदरसाज। अच्छा, जो मुस्लिम्स रूलर यहाँ पे आए उन्होंने बहुत सारे मदारिस और बहुत सारे स्कूल ओपन किए लोगों के एजुकेट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की, पुल बनवाए, रोड्स बनवाई, इस तरह से बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वहाँ के रूलर्स ने की। उसके बाद है संस्कृत बुक वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, ठीक है। जो संस्कृत बुक है उसको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में, ठीक है। उसके बाद है अरब ट्रेड इंक्रीज। अब अरब जो ट्रेड ताजिर, मैंने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम, लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले भी लोग यहाँ पे तजारत करते थे। अब जब यहाँ पे बाकायदा मुस्लिम रूल जो है यहाँ पे कायम हो गया, प्रैक्टिकली अमली तौर पे यहाँ पे मुस्लिम सल्तनत कायम हो गई हमारे दो इलाकों में, सिंध और मुल्तान में। तो अब जो है अरब जो हैं उनकी जो तजारत है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट है इस्टेब्लिश द रूल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब यहाँ पे बाकायदा से इक्वालिटी और जस्टिस मतलब मसवात और इंसाफ का रूल जो है मुसलमानों के आने से जो है यहाँ पे कायम हो गया था। इस वजह से यहाँ के लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन पर इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने लर्न करना है। राइट तो मैंने आपको कहा था कि पूरा क्वेश्चन करना है। अब जो है आप इसको लर्न करेंगे। ये मैं थोड़ा रेज कर लूँ ताकि मैं यहाँ पे डायरी वर्क आपको जो है वो करवा दूँ। ओके, डायरी वर्क क्या होगा हमारा, राइट के लिए मैं आपको दे चुकी थी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आज जो है वो जस्ट मैंने लर्न करने के लिए देना है आपका। कल जो है लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो आज मैंने करवाया। तो चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट लर्न आपने करना है, ठीक है। कुछ पार्ट तो आपने कल इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया होगा और रिमेनिंग जो है वो अभी आपने करना है। उसके अलावा हमने, चूँकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो हैं लेक्चर पे बहुत कंसंट्रेट करें, वही टॉपिक करें जो हम आपको करवा रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं। इसलिए जो MCQs शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं वही हम आपको डायरी में देंगे और वही चीज़ें आपने जो है उसको करनी है। अच्छा, अब जो MCQs होंगे आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये MCQs करने हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने लर्न करने हैं वो 1 एंड 2, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने लर्न करने हैं, ठीक है। लॉन्ग मैंने MCQs शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए कम दिए हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है हाफ पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में दिया जो आपका लेक्चर नंबर 1 था और रिमेनिंग जो पार्ट है वो अभी आपने करना है जो क्या है। और MCQs 1, 2, 3, 4, 5 करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2 करें। ओके, आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।